नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा का दमदार प्रदर्शन, 46 सीट जीतकर हासिल किया 2/3 बहुमत। वहां एक सीट पर सिमटी कांग्रेस। पेमा खांडू ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। प्रधानमंत्री ने प्रचंड जीत पर राज्य की जनता का जताया आभार। सिक्किम में सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने किया क्लीन स्वीप, 31 सीट पर किया कब्जा। एसडीएफ की झोली में आई एक सीट। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग को दी बधाई। चुनाव आयोग कल 12:30 बजे करेगा प्रेस वार्ता। भाजपा और इंडी गठबंधन के नेताओं ने इन निर्वाचन आयोग से की मुलाकात। भाजपा ने मतगणना और परिणामों की घोषणा के दौरान चुनावी प्रक्रिया की सुरक्षा सुनिश्चित करने का किया अनुरोध। वहीं इंडी प्रतिनिधिमंडल ने पोस्टल बैलेट की गिनती के मुद्दे पर की बात। एग्जिट पोल के नतीजों पर गरमाई सियासत। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने के अनुमान पर बिफरा इंडी गठबंधन, आंकड़ों को बताया फर्जी। प्रधानमंत्री ने देश में जारी भीषण गर्मी और मानसून के शुरू होने से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की। आग की घटनाओं को रोकने के लिए दिए निर्देश। प्रधानमंत्री ने चक्रवात रेमल के प्रभाव की समीक्षा भी की। सतहत्तरवें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन ने सदस्य देशों के 300 प्रस्तावों पर के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय 2005 में संशोधनों को अपनाया। भारत ने कहा, सभी के लिए स्वास्थ्य के लिए सभी विषय से प्रेरित होकर किया कार्य। भारत के दिग्गज मुक्केबाज अमित पंघाल ने पुरुष और जैस्मिन लैम्बोरिया ने महिला वर्ग में पेरिस ओलंपिक का कोटा किया हासिल। अब तक भारत के 6 मुक्केबाजों को पेरिस का टिकट। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। 4 जून की मतगणना से पहले आज अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती हुई, जिसमें भाजपा सरकार की जबरदस्त बहुमत के साथ वापसी हुई है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू सरकार के पक्ष में जनता से समर्थन जताया है और 60 सीटों वाली विधानसभा में भाजपा ने 46 सीटों पर जीत हासिल की है। और इस जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश की जनता के प्रति अपना आभार जताया है। प्रदेश में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया है। विधानसभा की सभी 60 सीटों पर रविवार को मतगणना पूरी हो गई। राज्य में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल करते हुए 2/3 बहुमत प्राप्त किया। भाजपा ने 46 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है और पार्टी राज्य में महज एक सीट ही जीत सकी है। राज्य में भाजपा 46 सीटों पर, एनपीपी 5, एनसीपी 3, पीपीए 2, कांग्रेस 1 और निर्दलीय 3 सीटों पर विजयी रहे हैं। असेंबली इलेक्शंस जो रिजल्ट्स हमने डिक्लेयर किए उसमें 46 भारतीय जनता पार्टी को, 5 उसमें से नेशनल पीपल्स पार्टी, 3 नेशनल कांग्रेस पार्टी, 2 सीट्स पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल और 1 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस को, और बाकी जो 3 हैं उनमें वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को मिली। और 60 में से सारे 60 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के रिजल्ट हम लोगों ने डिक्लेयर किए। किसी भी प्रकार की कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन स्टेट में देखी नहीं गई है। सभी जगह पे शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से काउंटिंग की गई और कोई भी विक्ट्री प्रोसेशंस को हमने अलाउ नहीं किया था। इसलिए हर जगह पर हमें बिना किसी अवरोध के, बिना किसी भय और पक्षपात के हम लोगों के यहाँ पर काउंटिंग संपन्न हुई है। और हम अपेक्षा करते हैं कि 4 जून को भी इसी तरीके के वातावरण में शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपनी काउंटिंग को समाप्त करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा को मिली जीत के बाद मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने जीत का श्रेय राज्य की जनता के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के विकास के लिए जो काम किए हैं, यह जीत उसी का रिफ्लेक्शन है। भारतीय जनता पार्टी ने एक रिकॉर्ड खड़ा किया है। पिछले 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 41 सीट से हम लोग विजेता हुआ था। इस बार 2024 के इलेक्शन में 46
वोट से भारतीय जनता पार्टी का विजेता हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं अरुणाचल प्रदेश के जितनी भी हमारा जनता है उन सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद एक्सप्रेस करते हैं अपना पार्टी के ओर से। और साथ साथ में अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अपना भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी को भी मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। पार्टी और अपना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से जो डेवलपमेंट पिछले 8-10 सालों में अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, ये उसी का ही एक रिफ्लेक्शन है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश की जनता का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि धन्यवाद अरुणाचल प्रदेश। इस अद्भुत राज्य की जनता ने विकास की राजनीति को स्पष्ट जनादेश दिया है। एक बार फिर भाजपा पर विश्वास जताने के लिए आभार। हमारी पार्टी राज्य के लिए और भी अधिक मजबूती से काम करती रहेगी। मैं चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना करता हूं कि वह कैसे पूरे राज्य में गए और लोगों से जुड़े। ईटानगर से दिनेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज़। और वहीं सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में भी आज विधानसभा की सभी 32 सीटों पर मतगणना हुई। सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने क्लीन स्वीप करते हुए 31 सीटों पर कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही SDF की झोली में 1 सीट आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम विधानसभा चुनाव 2024 में जीत के लिए CM प्रेम सिंह तमांग को बधाई दी है। उन्होंने अपने X पर लिखा कि सिक्किम विधानसभा चुनाव 2024 में जीत के लिए CM प्रेम सिंह तमांग को बधाई। मैं आने वाले समय में सिक्किम की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने की आशा करता हूं। मैं विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। मैं अपने कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए प्रयासों की भी सराहना करता हूं। हमारी पार्टी सिक्किम के विकास और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमेशा सबसे आगे रहेगी। और वहीं चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के सोशल मीडिया साइट X पर किए गए विवादित पोस्ट पर कड़ा रुख अपनाया है। भारत के चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश से उनके इस आरोप के संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी है, जिसमें उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर मतगणना से कुछ दिन पहले 150 जिला अधिकारियों को फोन कर उन पर दबाव बनाने का आरोप लगाया था। आयोग ने कहा कि आज तक किसी भी जिला मजिस्ट्रेट ने किसी भी अनुचित प्रभाव का अनुभव करने की सूचना नहीं दी है। आयोग ने कहा कि मतगणना की प्रक्रिया प्रत्येक रिटर्निंग ऑफिसर का एक पवित्र कर्तव्य है और एक वरिष्ठ, जिम्मेदार और अनुभवी नेता द्वारा इस तरह के सार्वजनिक बयान संदेह पैदा करते हैं। बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल भी चुनाव आयोग पहुंचा और आयोग से मुलाकात की। बीजेपी ने आयोग के सामने 4 मांग रखी। निर्वाचन सदन के बाहर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसके बारे में जानकारी साझा की। भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल निर्वाचन आयोग और उनके कमिश्नर्स को मिला और हमने 4 मांगे इलेक्शन कमीशन के सामने पेश की हैं। सभी अधिकारी जो काउंटिंग प्रोसेस में लगे हुए हैं उनको पूरी तरीके से काउंटिंग प्रोसेस की जानकारियां दें, उनकी ट्रेनिंग अच्छी तरीके से की जाए। और वहीं इंडी गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। इनमें कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद, डीएमके की तरफ से TR बालू, वामदल की तरफ से सीताराम येचुरी, डी राजा भी शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल की तरफ से आयोग के सामने पोस्टल बैलेट की गिनती, ईवीएम काउंटिंग, परिणाम की अंतिम घोषणा से जुड़े मुद्दे रखे गए। और उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने लखनऊ में लोकसभा चुनाव की मतगणना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 4 जून को आम लोकसभा चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी और इसके लिए राज्य के 75 जिलों में 81 मतगणना केंद्रों पर मतों की गिनती होगी। उन्होंने बताया कि 80 लोकसभा सीटों में से 35 सीटों की मतगणना एक मतगणना केंद्र पर होगी, 37 सीटों की मतगणना 2-2 मतगणना केंद्रों पर होगी और 8 लोकसभा सीटों की मतगणना 3-3 केंद्रों पर होगी। और इसके अलावा डाक मतपत्रों की गिनती एक निर्वाचन क्षेत्र में एक केंद्र पर की जाएगी। 4 जून को लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की मतगणना होगी और
प्रातः 8 बजे से मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में 75 जनपदों में कुल 81 मतगणना केंद्र है जहां ये मतगणना संपन्न होगी। 6 जनपद ऐसे हैं जहां दो मतगणना केंद्र हैं, बाकी सब में एक मतगणना केंद्र है। आगरा, मेरठ, आजमगढ़, देवरिया, सीतापुर, कुशीनगर, इन 6 जनपदों में 2 जगह मतगणना होगी। 80 लोकसभा क्षेत्रों में 35 लोकसभा क्षेत्रों की मतगणना तो एक मतगणना केंद्र पे ही हो जाएगी। 37 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी 2 मतगणना केंद्रों में होगी, जो 2 अन्य अलग अलग जनपदों में स्थित है, और 8 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी मतगणना 3 जनपदों में होगी। और वहीं प्रधानमंत्री ने देश में जारी भीषण गर्मी और मानसून के शुरू होने से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई है कि आईएमडी के पूर्व अनुमानों के अनुसार राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी जारी रहने की संभावना है। इस वर्ष देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सामान्य और सामान्य से अधिक और प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम रहने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि आग की घटनाओं को रोकने और उनसे निपटने के लिए नियमित आधार पर उचित अभ्यास किया जाना चाहिए। अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक स्थानों की अग्नि सुरक्षा और विद्युत सुरक्षा की समीक्षा नियमित रूप से की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि जंगलों में अग्नि रेखा के रखरखाव और बायोमास के फलदायी उपयोग के लिए नियमित अभ्यास की योजना बनाई जानी चाहिए। प्रधानमंत्री को जंगल की आग की समय पर पहचान और उनके प्रबंधन में वन अग्नि पोर्टल की उपयोगिता के बारे में बताया गया। बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव, एनडीआरएफ के महानिदेशक और एनडीएमए के सदस्य सचिव के साथ साथ पीएमओ और संबंधित मंत्रालयों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। और वहीं प्रधानमंत्री ने चक्रवात रेमल के प्रभाव की समीक्षा भी की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री को प्रभावित राज्यों पर चक्रवात के प्रभाव के बारे में जानकारी दी गई। मिजोरम, असम, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में भूस्खलन और बाढ़ के कारण हुई जानमाल की हानि और घरों और संपत्तियों को हुए नुकसान के बारे में भी चर्चा की गई। आवश्यकता अनुसार एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। टीमों ने लोगों को सुरक्षित निकालने, एयरलिफ्टिंग और सड़क साफ करने के अभियान चलाए। बैठक के दौरान ये बताया गया है कि गृह मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ नियमित संपर्क में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार चक्रवात से प्रभावित राज्यों को पूरा सहयोग देना जारी रखेगी। प्रधानमंत्री ने गृह मंत्रालय को स्थिति पर नजर रखने और स्थिति की नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया ताकि पुनर्स्थापना के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके। बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव, एनडीआरएफ के महानिदेशक और एनडीएमए के सदस्य सचिव के साथ साथ प्रधानमंत्री कार्यालय और संबंधित मंत्रालयों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जारी हुए एग्जिट पोल ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार की बड़ी जीत की भविष्यवाणी की है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडी ब्लॉक पर निशाना साधा और कहा कि इंडी गठबंधन मतदाताओं के साथ तालमेल बिठाने में पूरी तरह से विफल रहा है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान संपन्न होने के बाद आए कई एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडी गठबंधन बहुमत के आंकड़े से कोसों दूर है। इन सर्वेक्षणों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता संभालने जा रहे हैं। इन सर्वेक्षणों में सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए के तमिलनाडु और केरल में अपना खाता खोलने और कर्नाटक में फिर से एक तरफा जीत हासिल करने का अनुमान जताया गया है। आइए अब बात करते हैं अहम एग्जिट पोल के आंकड़ों की। इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार एनडीए को 361 से 401 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडी ब्लॉक को 131 से 166 सीटें मिलने की उम्मीद है। अन्य को 8 से 20 सीटें मिल सकती हैं। सी वोटर के एग्जिट पोल की बात करें तो इसके अनुसार इस बार एनडीए को 353 से 383 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडी ब्लॉक को 152 से 182 सीटें मिलने की उम्मीद है और अन्य को 4 से 12 सीटें मिल सकती हैं। वहीं टुडेज चाणक्य ने अपने एग्जिट पोल में एनडीए को 385 से 415 सीटें,
इंडी ब्लॉक को 96 से 118 सीटें और अन्य को 27 से 45 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। जन की बात के एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार एनडीए को 362 से 392 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडी ब्लॉक को 141 से 161 सीटें मिलने की उम्मीद है और अन्य को 10 से 20 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल की बात करें तो इसके अनुसार इस बार एनडीए को 371 से 401 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडी ब्लॉक को 109 से 139 सीटें मिलने की उम्मीद है और अन्य को 28 से 38 सीटें मिल सकती हैं। पीएम मोदी ने 7वें और अंतिम चरण का मतदान संपन्न होने के बाद विश्वास जताया कि लोगों ने राज्य की सरकार को फिर से चुनने के लिए रिकॉर्ड संख्या में मतदान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अवसरवादी इंडी गठबंधन मतदाताओं के साथ तालमेल बिठाने में विफल रहा, जिन्होंने उनके प्रतिगामी राजनीति को खारिज कर दिया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि इंडी गठबंधन कम से कम 295 सीटें जीत रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इंडी गठबंधन के 295 सीटें जीतने के दावे पर कटाक्ष किया। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे, ये हमने आकलन किया। उनको 2-3 दिन कह लेने दो ना, इसके बाद क्या कहेंगे मैं बता देता हूँ। ईवीएम में गड़बड़ हो गई। भारतीय जनता पार्टी एनडीए मिला के 400 पार और अकेले बीजेपी 370। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि 4 तारीख को परिणामों में एनडीए गठबंधन 400 पार हो जाएगा। एग्जिट पोल पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हम 295 सीट जीतेंगे। पोल में डिफरेंट सर्वे रिपोर्ट शोज द डिफरेंट रिजल्ट्स, लेकिन एक बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को 360 के आसपास सभी दिखा रहे हैं। हमने पहले से माननीय मोदी जी की कैंपेन, मोदी जी की गारंटी के ऊपर एनडीए अलायंस को 400 पार करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का लोगों का वादा था, लोगों का नारा था। तो मुझे एग्जिट पोल के दिख रहा है कि दिस इज द एग्जिट पोल विच शोज 360, लेकिन एग्जैक्ट पोल जब 4 तारीख को सुबह आएंगे तो शाम तक एनडीए अलायंस 400 पार हो जाएंगे। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। एग्जिट पोल पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि 4 जून को मतगणना होगी, पूरे देश में एनडीए 400 पार करेगा। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि इंडी गठबंधन और समाजवादी पार्टी मिलकर सरकार बनाएगी। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी के खाते में 303 सीटें थीं, एनडीए ने 353 सीटें हासिल की थीं। वहीं कांग्रेस को केवल 52 सीटों पर जीत हासिल हो सकी थी। एग्जिट पोल सही साबित हुई तो बीजेपी 2019 वाली जीत दोहरा सकती है। ने नतीजों से पहले किए सर्वेक्षण में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए को प्रचंड बहुमत दिया है और इसमें एक बात यह भी सामने आई है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के सामने देश का कोई नेता आसपास भी नहीं है। आखिर क्यों है वो जनता की पहली पसंद? ये बात चुनाव प्रचार के समय भी देखने को मिली थी और लोगों ने बेबाक होकर अपनी राय व्यक्त की थी। देश की सुरक्षा और राष्ट्र निर्माण का मुद्दा, भला इसका समर्थन कौन नहीं करेगा। पिछले 10 साल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने ये उपलब्धि हासिल की है कि जन जन में राष्ट्र सेवा की भावना उमड़ पड़ी है। यही कारण है कि मौजूदा केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर व्यापक जन समर्थन हासिल है, जो चुनाव के अहम दौर में भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हमारे देश की सुरक्षा का मुद्दा है। हम उन्हीं के छत्र छाया में तो 10 साल देख रहे हैं मोदी जी के राज को हो गए। मोदी जी ने जो राष्ट्र निर्माण में किया, आज तक कोई भी भारत का नेता ऐसा नहीं कर सका। लाल बहादुर शास्त्री के बाद हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी ही ऐसे हैं। भारत को विश्व गुरु के पद पर आसीन करने की हसरत हर देशवासी के दिल में है। इसके लिए उनका पूरा विश्वास अपने प्रधान सेवक पर है। यहाँ तक कि आधी आबादी भी अब मुखर होकर कह रही है कि मोदी हैं तो वे सुरक्षित हैं।
विश्व गुरु किसने बनाया है भारत को? सिर्फ मोदी जी के काल में ही भारत विश्व गुरु बना है। पहले हम सब के आगे मतलब इतनी हमारी वो नहीं थी। जब से मोदी जी की सरकार बनी है तब से औरतों को बहुत सम्मान मिला है। मोदी जी ने इतना अच्छा किया कि हर औरत मतलब सिर उठा के आज मतलब समाज में जी सकती है। बहुत ज्यादा हम लोग एकदम सुरक्षित हैं, अब कोई डर नहीं है और सारी लड़कियां भी सुरक्षित हैं। इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। देश का ऐसा कोई हिस्सा नहीं जहां पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाएं आखिरी पायदान पर खड़े लोगों तक न पहुंची हों। आज आयुष्मान कार्ड के लाखों लाभार्थी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा पा रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा श्रेय उस सरकार को जाता है जो गरीबों के उत्थान के लिए स्पीड और स्केल के साथ काम कर रही है। मोदी गवर्नमेंट की बात है तो वो तो बहुत बढ़िया है, उनकी स्कीम अच्छी है, मतलब वुमेन्स के लिए, यूथ के लिए या एमएसएमई जो है सब बहुत बढ़िया स्कीम है। पहले लोगों का खेत बिक जाता था, दवा नहीं करा पाते थे, लेकिन आयुष्मान कार्ड जब से माननीय मोदी जी ने दिया है लोगों को, गरीबों को, तब से जो है वो अपनी दवा जो है, चाहे वो वृद्ध हों, चाहे वो लड़के हों, चाहे बच्चे हों, चाहे औरत हों, सभी अपनी दवा करा पा रहे हैं। विकास और विरासत के मंत्र को सरकार के कार्यक्रमों में शामिल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन जागृति के काम को विस्तार दिया, जिसमें अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से लेकर काशी में भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और गंगा आरती के महात्म्य को दुनिया में पहुंचाने का काम शामिल है। जो उन्होंने जय श्री राम जी का मंदिर बनवाया है अयोध्या में, उसको लेकर अब काफ़ी, क्योंकि वो बहुत लीड टॉपिक रह चुका है इस टाइम पे, तो उसको देखकर काफ़ी यंगस्टर्स में जोश हुआ है कि बिल्कुल इस बार तो बीजेपी की ही सरकार ही आनी चाहिए इसको लेकर। आरती का कार्यक्रम गंगा जी का शुरू करवाया, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है और हम औरतें आज निर्भीक होकर घूम पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। ये संभव हो पाया है क्योंकि अब सिस्टम में लीकेज को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। आज सरकार की योजनाओं का सबसे बड़ा लाभार्थी वो वर्ग है जो सदियों से उपेक्षा का शिकार रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम चरण के चुनाव के बाद जिस तरीके से तमाम निजी टीवी चैनलों के एग्जिट पोल में भाजपा को प्रचंड जीत की संभावना व्यक्त की गई है, उसे देखते हुए शेयर बाजार में उत्साह का माहौल है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार सोमवार को बाजार की अनुकूल प्रतिक्रिया की संभावना है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले कुछ चरणों में कम मतदान ने एनडीए के सत्ता में आने की उम्मीदों को कम कर दिया था, जिसके कारण शेयर बाजार ने पिछले 6 हफ्तों से संशय का माहौल था। शेयर विशेषज्ञों के अनुसार एग्जिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार सत्ता में आने से भारतीय शेयर मार्केट के बाजार पूंजीकरण के दोगुना होने का रास्ता साफ हो सकता है और अगले 4 से 5 साल में शेयर बाजार का मार्केट कैप $10 ट्रिलियन के आंकड़े को छू सकता है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोकसभा चुनाव से ही जुड़ी हुई। तो लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान में वैसे तो सभी दलों और नेताओं ने अपनी ताकत झोंकी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार अभियान बेहद धुआंधार रहा। प्रधानमंत्री ने लगभग 75 दिन में 200 से अधिक चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री की रैलियों और रोड शो में भारी जनसैलाब देखने को मिला। पिछहत्तर दिन 200 से ज्यादा चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सेदारी और इनकी बराबरी तो छोड़िए, दूर दूर तक कोई पक्ष और विपक्ष का नेता भी आसपास नहीं। भीषण गर्मी के बीच एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा के साथ ही एक दिन में औसतन 3 से 4 जनसभाएं, वो भी बिना थके और बिना थमे। ये संभव हो पाया उस दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से जो भारत को ऐसे मुकाम पर ले जाने को तत्पर हैं जिसके छत्र के नीचे दुनिया के तमाम देश आ सकें। भारत आज जब नई रफ्तार से आगे बढ़ रहा है तो पूरी दुनिया देख रही है। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। ये आपका वोट जिसने मोदी को मजबूत बनाया और मोदी की मजबूत सरकार ने दुनिया में भारत का झंडा फहरा दिया।
चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही पीएम मोदी ने दक्षिण भारत के 5 राज्यों में जनसभाओं को संबोधित किया। मिशन साउथ के तहत पीएम मोदी ने हर इलाके में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वो वहां भी पहुंचे जहां पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान भाजपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। उन्होंने दक्षिण भारत में कुल 32 चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और वहां की सांस्कृतिक अस्मिता को जागृत करने के साथ ही जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कच्चा तीवू द्वीप का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया, जिसे कांग्रेस की सरकार ने श्रीलंका को दे दिया था। मिशन साउथ के तहत पीएम मोदी ने भाजपा की टीम के साथ साथ भगवा लहराने का पुख्ता बंदोबस्त तो किया ही, साथ ही पश्चिम से लेकर पूरब और उत्तर से पूर्वोत्तर तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धमक देखी गई। उन्होंने प्रत्येक जनसभा में विपक्ष पर तीखा हमला बोला। सबसे ज्यादा पीएम कांग्रेस के विरासत टैक्स वाले बयान पर बिफरे। कांग्रेस ने ऐसी घोषणा की है कि अब आप अपना खेत, खलियान, घर, दुकान जो आपकी मेहनत से बना है, जिसके मालिक आप हैं, अब आप अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे। कांग्रेस का कहना है, शाहजादे के गुरु कह रहे हैं कि अब उसमें से आधे से अधिक कांग्रेस सत्ता में आई तो वो उसको हड़प लेंगे। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भी पीएम मोदी ने दो टूक लहजे में जवाब दिया और कहा कि उनके रहते कोई भी इसमें सेंधमारी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि वो किसी भी कीमत पर ओबीसी कोटे का आरक्षण मुसलमानों को नहीं देने देंगे। जब तक मोदी जिंदा है, मैं एससी, एसटी, ओबीसी और अति पिछड़ों के हकों को छीनने नहीं दूंगा। ये मोदी की गारंटी है। मोदी के लिए संविधान सर्वोपरि है। मोदी के लिए बाबा साहब आंबेडकर की भावना सर्वोपरि है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो या कश्मीर में धारा 370 को खत्म करना, पीएम ने विरासत से विकास के मंत्र को अपने संबोधनों में प्रमुखता दी। इस चुनाव में पीएम मोदी ने 2019 के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। 5 साल पहले 68 दिनों में उन्होंने 145 जनसभाओं को संबोधित किया था। इस बार राजनीतिक दलों को प्रचार के लिए 76 दिनों का वक्त मिला था। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के 7 चरणों के लिए विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रैलियां की। जिन प्रमुख राज्यों में उन्होंने सबसे अधिक रोड शो और रैलियां की, उनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और ओडिशा शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में जल संकट गहराता जा रहा है। दिल्ली के एक बड़े इलाके में पानी की सप्लाई के लिए टैंकर पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। बहुत बड़ी आबादी को दोनों टाइम पानी नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली सरकार हरियाणा पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन हरियाणा सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि उसकी तरफ से पानी की कोई कमी नहीं की गई है। देखिए एक खास रिपोर्ट। एक तरफ दिल्ली की चिलचिलाती और भीषण गर्मी से लोग वैसे ही परेशान थे और ऊपर से दिल्ली में पैदा हुए जल संकट से दिल्ली वासी हलकान हो रहे हैं। दिल्ली के कई इलाकों में टैंकरों के जरिए पानी की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन ये पर्याप्त न होने के कारण पानी के टैंकर को देखकर लोग उस पर झपट पड़ते हैं और सैकड़ों लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच दिल्ली जल बोर्ड ने बड़ी घोषणा की है कि जिन इलाकों में सुबह और शाम पानी की सप्लाई आती है, वहां हालात सामान्य होने तक अब सिर्फ एक टाइम ही पानी आएगा। साथ ही लोगों से पानी को बर्बाद नहीं करने की अपील की गई है।
पानी की बर्बादी रोकने के लिए जल बोर्ड की 200 टीमें तैनात की गई हैं, जो अलग अलग इलाकों में घूमेंगी और पानी की बर्बादी पाए जाने पर 2000 रुपए का चालान काटेंगी। अवैध वाटर कनेक्शन भी काटे जाएंगे। कोई पानी नहीं आता यहाँ पर जी, खाली टैंकर आते हैं, वो भी 400 रुपए दो टैंकर आता है, 400 रुपए नहीं दो तो टैंकर नहीं आता। प्राइवेट बोरिंग से पानी लेता हूँ, 5 रुपए 10 रुपए गैलन देते हैं, उसी से गुजारा करता हूँ। समस्या समाधान तो यही है, सरकार ही करेगी समस्या समाधान, तो आम पब्लिक के पास क्या है। वादा कर देते हैं, वो वादे की तरह के पैसे रह जाते हैं। भाई साहब पानी नहीं आता यहाँ पे। टैंकरों से अगर पानी इस्तेमाल करते हैं तो हमें दिक्कत होती है, घर के सारे काम छोड़ के हमें पहले टैंकर भरना पड़ता है, ऑफिस में लेट पहुँचना पड़ता है। अब इतना परेशान कर रखा है गर्मियों में, हफ्ते में एक बार टैंकर आता है, वो भी 10 दिन 15 दिन के बाद दे रहे हैं, वो भी हमें जाके वहाँ टक्करें खानी पड़ती हैं। हस्बैंड बताओ वहाँ जाके बैठते हैं 2-2 3-3 घंटे नौकरी छोड़ के अपनी, तब जाके कहीं जाके बड़े मुश्किल से हाथ पैर जोड़ के उनके तब जाके टैंकर आ रहे हैं। बताओ। भीषण गर्मी के बीच राजधानी दिल्ली में पानी की आपूर्ति में कमी के बीच दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने इसे लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखा। आतिशी ने सीएम योगी और सीएम नायब सिंह सैनी से दिल्ली के लिए अतिरिक्त पानी छोड़ने का अनुरोध किया है। वहीं दिल्ली में उत्पन्न पानी संकट को लेकर बीजेपी नेता हरीश खुराना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के पास प्रचार और अन्य चीजों के लिए समय है, लेकिन दिल्ली में पानी के संकट से दो चार हो रही जनता के लिए नहीं। हमने रिक्वेस्ट करी है, हरियाणा से भी रिक्वेस्ट करी है, उत्तर प्रदेश से भी रिक्वेस्ट करी है कि ये समय नहीं है झगड़ने का कि किसको कितना एलोकेशन है, हरियाणा ने कितना पानी छोड़ा, उनको कितना पानी छोड़ना चाहिए। हमने तो बस रिक्वेस्ट करी है कि दिल्ली वालों को ज़रूरत है और इस समय हरियाणा की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार दिल्ली वालों की मदद के लिए है। दिल्ली वाले पानी के लिए हाहाकार कर रहे हैं। आपने अपने भाषण के अंदर तमाम बातें कर ली, तमाम इमोशनल कार्ड खेल लिया, लेकिन एक बार भी दिल्ली के अंदर जो पानी की समस्या है उसको लेके बात नहीं करी है। जेल से अंदर तो आप लोग चिट्ठी खेल रहे थे कि दिल्ली के अंदर पानी की समस्या को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली जब आप बाहर आए हैं आपके पास समय नहीं था दिल्ली की पानी की समस्या को लेके कम से कम आतिशी से बात कर लेते। वैसे तो दिल्ली सरकार पानी संकट के समाधान के लिए प्रयासरत है, लेकिन राहत कोसों दूर है। इस कठिन समय में टैंकरों से पानी आपूर्ति करने वालों की मनमानी, राहत कम, समस्या ज्यादा बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और संदेश खाली में पुलिस के अत्याचारों का सिलसिला जारी है। संदेश खाली में एक स्थानीय महिला ने कहा कि यहां कोई अशांति नहीं थी, लेकिन पुलिस यहां आकर अशांति फैला रही है। पुलिस साधन रंजीत को पकड़ने क्यों आई, जबकि गोली कुतुबुद्दीन ने चलाई, और कितने पैसे देकर ममता बनर्जी ने उन्हें यहां भेजा है। हमें शांति से नहीं रहने दिया जा रहा है, हमारी शांति भंग की जा रही है। लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में हिंसा और तनाव की खबरें आने के मद्देनजर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से प्रदेश में विशेष रूप से संदेश खाली में कानून व्यवस्था की स्थिति पर एक व्यापक रिपोर्ट तत्काल प्रभाव से सौंपने को कहा है। राज्यपाल ने कहा है कि जिन कानून प्रवर्तन एजेंसियों को चुनावों की निगरानी का काम सौंपा गया है, उन्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। गौरतलब है कि राज्य के कई हिस्सों से हिंसा और तनाव की खबरें सामने आई हैं। अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की साजिश मामले में CIA स्टाफ 2 भिवानी व नवी मुंबई पुलिस की टीम ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत वांछित आरोपी को भिवानी से गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान दीपक उर्फ जॉनी पुत्र हवा सिंह के रूप में हुई है। वहीं आरोपी भिवानी जिले के तेगड़ाना गांव का रहने वाला है। आगे की कार्रवाई के लिए आरोपी दीपक को नवी मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया है। नवी मुंबई पुलिस ने सलमान खान की हत्या की साजिश को नाकाम करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की थी। आरोपी दीपक कई वर्षों से नवी मुंबई में रहता था और वहीं सलमान खान के घर के व फार्म हाउस की रेकी व हत्या की योजना बनाने वाले आरोपियों के संपर्क में था। पुलिस के द्वारा
सलमान खान जो स्टार है उसकी हत्या की एक साजिश में कुछ व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे। उस साजिश में शामिल एक अन्य युवक की गिरफ्तारी के लिए भिवानी पुलिस से मदद मांगी गई थी, जिसमें उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार CE2 को ये जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें CE2 ने नवी मुंबई पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए दीपक उर्फ जॉन सन्नवासी तिगड़ाना गाँव का मूल निवासी है और करीब 15-20 साल से मुंबई में से परिवार रहता को गिरफ्तार करके नवी मुंबई पुलिस के हवाले किया गया है, जिन्होंने उसको कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर लेकर मुंबई के लिए रवाना हुए हैं। और 1993 बम हमले के आरोपी मुन्ना उर्फ मोहम्मद अली खान की कोल्हापुर के कलंबा जेल में हत्या कर दी गई। जेल में आज सुबह नहाने जाने के समय हुई लड़ाई के दौरान कुछ कैदियों ने मोहम्मद अली खान की पीट-पीट कर हत्या कर दी। पांचों आरोपियों प्रतीक उर्फ पिलिया सुरेश पाटिल, दीपक नेता जी खोत, संदीप शंकर चौहान, ऋतुराज विनायक इनामदार, सौरभ विकास सिद्ध ने नाली पर लगे लोहे के ढक्कन से मोहम्मद अली खान की पिटाई की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम और 7वें चरण के मतदान की समाप्ति के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे, जहां वे चिड़ियाघर में टाइगर के साथ नजर आए। सोशल मीडिया में योगी के इस वीडियो को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। नहीं सर, अरे और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना स्थापना दिवस के अवसर पर हैदराबाद में शहीद स्मारक पर तेलंगाना आंदोलन के नेताओं को पुष्पांजलि अर्पित की। बता दें कि साल 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। हर साल 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। साल 2014 में आंध्र प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग को अलग करके 29वां राज्य तेलंगाना बनाया गया। और भीषण गर्मी और लू से झुलसते देश के कुछ हिस्सों में तापमान अपेक्षाकृत कुछ कम रहा। पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट उसमें नजर आई है। ओडिशा के आंचलिक इलाके, विदर्भ, पंजाब के कुछ हिस्सों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस में गिरावट दर्ज की गई। उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। पंजाब के कई हिस्सों, हरियाणा के शेष हिस्सों, दिल्ली, दक्षिण राजस्थान, मध्य प्रदेश में तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। वहीं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य भागों में अलग अलग हिस्सों में लू की स्थिति बनी रही। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के विभिन्न वन क्षेत्रों में भीषण गर्मी और शुष्क मौसम ने वनों में आग लगने की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है और इस बीच राजौरी के मेहरा वन क्षेत्र में जंगल में भीषण आग लग गई। कई अन्य स्थानों पर अभी भी जंगल में आग लगने की सूचना है। वन क्षेत्रों में पौधे जंगल की आग में जल रहे हैं। वन विभाग अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं सतर्कता के साथ वन आग के लिए काम कर रही है। और यूपीआई की लोकप्रियता दिनों दिन लोगों के बीच बढ़ती जा रही है। मई महीने में 14 अरब से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड बना दिया गया है। यानी एक महीने के अंदर ही लोगों ने अब 14 अरब से ज़्यादा लेन देन यूपीआई के माध्यम से कर दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब सिर्फ एक महीने के भीतर लोगों ने 14 अरब से ज़्यादा लेन देन किए हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अमृता रॉय ने कालीगंज में मारे गए भाजपा कार्यकर्ता हफीजुल शेख के परिवार से मुलाकात कर शोक जताया। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से मृतक के परिवार की सुरक्षा की मांग की। इस मौके पर उनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष अर्जुन विश्वास भी मौजूद थे।
भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पश्चिम बंगाल प्रशासन द्वारा चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने का आरोप लगाया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि उन्हें विश्वसनीय जानकारी मिली है कि राज्य प्रशासन द्वारा मतगणना को प्रभावित करने का प्रयास किया जा सकता है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने यूट्यूब पर देश के चुनावों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। कपिल मिश्रा ने अलग अलग यूट्यूबर से हुई बातचीत को आधार बताते हुए एक्स पर पोस्ट कर कहा कि यूट्यूब ने जानबूझकर सरकार विरोधी कंटेंट को बढ़ाया और सच बताने वाले लोगों की रीच को रोकने का काम किया। तमिलनाडु में स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद एक हिंदू मंदिर को तोड़ दिया गया, जिसके बाद लोगों में आक्रोश है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि मंदिर कब्जे वाली भूमि पर बनाया गया था, जिसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या हो रही है। ये पहली बार नहीं है जब इस प्रकार की घटना तमिलनाडु में हुई है। इससे पहले भी तमिलनाडु के डीएमके सरकार में अतिक्रमण के नाम पर मंदिर को तोड़ने का आदेश दे दिया गया था। असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम में आईएएम को मंजूरी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी के निकट भारतीय प्रबंधन संस्थान को मंजूरी देकर असम के लोगों को एक विशेष उपहार दिया है। भारत सरकार ने मानवीय सहायता के तहत क्यूबा को मेड इन इंडिया एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की 90 टन की मदद भेजी है। ये खेप मुंद्रा बंदरगाह से क्यूबा के लिए रवाना हुई। ये जानकारी विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए साझा की है। और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंडे में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए 77वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में कोविड-19 महामारी के बाद सदस्य देशों द्वारा दिए गए 300 प्रस्तावों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय में संशोधनों के पैकेज पर सहमति व्यक्त की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्र और 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की समिति ए के अध्यक्ष ने अपने समापन भाषण में कहा कि पिछले 6 दिनों में समृद्ध विचार विमर्श के साथ गहन एजेंडा पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्वास्थ्य के भविष्य को आकार देने में ये चर्चा अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों को संशोधित करना समानता और एकजुटता की दिशा में एक और कदम है, जो दुनिया को भविष्य में महामारी के खतरों से बचाने में मदद करेगा। अपूर्व चंद्रा ने कहा कि हेल्थ फॉर ऑल फॉर हेल्थ थीम से प्रेरित होकर एक परिवार के रूप में काम किया, जिसे हम भारत में वसुधैव कुटुंबकम अर्थात विश्व एक परिवार कहते हैं। हमने आपात परिस्थितियों में WHO के विशाल कार्यों की भी सराहना की और स्वास्थ्य एवं तकनीकी मुद्दों की अभूतपूर्व श्रेणी पर विचार करने के लिए लंबी बातचीत की। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि कुल मिलाकर लगभग 600 बयानों के साथ हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एजेंडा बनाने में कामयाब रहे। भविष्य के लिए अपना रोड मैप निर्धारित किया। समिति ए ने 9 प्रस्तावों और 3 निर्णयों को मंजूरी प्रदान की। तकनीकी मामलों की 24 रिपोर्टों पर भी विचार किया गया। और 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में फिल्म द शेमलेस की मुख्य अभिनेत्री अनुसुईया सेन गुप्ता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। सेन गुप्ता ने कहा कि ये साल भारत के लिए खास रहा। उन्होंने कहा कि कान फिल्म फेस्टिवल पूरी टीम के साथ मौजूद होना और राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए गर्व की बात है। I was lucky कि ऐसा पिक्चर मिला, ऐसा टीम मिला है। We did it all of us together. Award भले ही मुझे मिला है, but it's a huge win for the team and for the entire country. That's why everyone is so happy. It's a win for all of us. और वहीं मुक्केबाज अमित पंघाल ने पेरिस ओलंपिक गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। रविवार को बैंकॉक में वर्ल्ड बॉक्सिंग क्वालिफायर में पुरुष वर्ग के 51 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल मैच में पंघाल ने चीन के लिए लियू चुआंग को 5-0 से हराकर ओलंपिक का टिकट हासिल कर लिया। पंघाल ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले दूसरे पुरुष बॉक्सर हैं। राष्ट्रमंडल खेलों की कांस्य पदक विजेता जैस्मिन लंबोरिया ने दूसरे विश्व क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के महिला 57 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए 6ठा ओलंपिक कोटा हासिल किया। जैस्मिन ने एक तरफा मुकाबले में माली की मेरिन कमारा को विश्व ओलंपिक मुक्केबाजी क्वालिफायर्स में 5-0 से हरा दिया। और भारतीय शतरंज खिलाड़ी आर
प्रज्ञानंदा ने नॉर्वे चेस के 5वें दौर में दुनिया के नंबर 2 खिलाड़ी फैबियानो कारुआनो को मात दी और इससे पहले प्रज्ञानंदा ने तीसरे दौर में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था और ये पहला मौका है जब प्रज्ञानंदा ने क्लासिकल चेस में शीर्ष 2 खिलाड़ियों को मात दी है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग में विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-0 से मात दी। भारत के लिए हरमनप्रीत सिंह, सुखजीत सिंह और गुरजंत सिंह ने गोल किए। अमेरिका और वेस्टइंडीज में आयोजित किया जा रहा T20 क्रिकेट विश्व कप शुरू हो गया है। पहले मैच में मेजबान अमेरिका ने कनाडा को 7 विकेट से हरा दिया। मैच में अमेरिका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। कनाडा ने अमेरिका के सामने जीत के लिए 195 रनों का लक्ष्य रखा। जवाब में अमेरिका ने 3 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। अमेरिका की तरफ से एरोन जोन्स ने 94 रनों की नाबाद पारी खेली। स्पेनिश दिग्गज रियल मैड्रिड ने 15वीं बार चैंपियंस लीग का खिताब जीत लिया है। लंदन के वेम्बली स्टेडियम में खेले गए फाइनल में रियल मैड्रिड ने जर्मन क्लब बोरुसिया डॉर्टमंड को 2-0 से हराया। लंदन के वेम्बली स्टेडियम में खेले गए चैंपियंस लीग फाइनल में स्पेनिश दिग्गज रियल मैड्रिड ने जर्मनी के क्लब बोरुसिया डॉर्टमंड को 2-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही रियल मैड्रिड ने अपने ही रिकॉर्ड को मजबूत करते हुए 15वीं बार चैंपियंस लीग जीतने में कामयाबी पाई। पहले हाफ में बोरुसिया डॉर्टमंड रियल मैड्रिड पर भारी पड़ी। पहले हाफ में जर्मन टीम का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला और उन्होंने गोल करने के प्रयास भी किए। हालांकि रियल मैड्रिड ने दूसरे हाफ में शानदार वापसी की। रियल मैड्रिड के लिए दानी कारवाहल ने 74वें और विनीशियस जूनियर ने 83वें मिनट में गोल किए और अपनी टीम को जीत दिला दी। रियल मैड्रिड के मैनेजर कार्लो एंचेलोटी के लिए भी ये रिकॉर्ड 5वां चैंपियंस लीग खिताब रहा। रियल मैड्रिड के लिए ये इस सीजन का दूसरा खिताब रहा। रियल मैड्रिड ने स्पेनिश लीग भी अपने नाम की है। वेम्बली स्टेडियम एक बार फिर बोरुसिया डॉर्टमंड के लिए दुर्भाग्यशाली रहा। बोरुसिया डॉर्टमंड को 2013 में इसी मैदान पर बायर्न म्यूनिख के खिलाफ भी चैंपियंस लीग फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और रियल मैड्रिड के प्रशंसकों ने अपनी टीम द्वारा 15वीं बार चैंपियंस लीग जीतने का जमकर जश्न मनाया। मैड्रिड शहर में भी रियल मैड्रिड के प्रशंसकों ने अपनी टीम के चैंपियंस लीग जीतने का जश्न मनाया। और उधर नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन के चौथे दौर में जगह बना ली है। तीसरे दौर के मैच में जोकोविच ने एक कड़े मुकाबले में इटली के लोरेंजो मुसेटी को 7-5, 6-7, 2-6, 6-3, 6-0 से हराया। अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने फ्रेंच ओपन के चौथे दौर में जगह बना ली है। तीसरे दौर के मैच में ज़ेवरेव ने नीदरलैंड के टैलन ग्रीक्सपूअर को एक कड़े मुकाबले में 3-6, 6-4, 6-2, 4-6, 7-6 से हराया। कजाकिस्तान की चौथी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी एलेना रायबाकिना ने फ्रेंच ओपन के चौथे दौर में जगह बना ली है। रायबाकिना ने तीसरे दौर के मैच में एलिजे मर्टेंस को 6-4, 6-2 से मात दी। फ्रांस की बारबरा ग्रेचेवा ने फ्रेंच ओपन के चौथे दौर में प्रवेश किया। ग्रेचेवा ने तीसरे दौर में एरिना कैमिलिया बेगू को 7-5, 6-3 से हराया।
एरिना साबालेंका ने भी फ्रेंच ओपन के चौथे दौर में जगह बना ली है। साबालेंका ने पाउला बादोसा को 7-5, 6-1 से हराया। और आइए अब इस सप्ताह की प्रमुख खेल खबरों पर नजर डालते हैं इस खेल दनादन में। भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता ने इतिहास रच दिया। सत्यदीप एक सीजन में माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। इसके अलावा उन्होंने 11 घंटे और 15 मिनट में 2 चोटियों को पार कर भी इतिहास रचा। भारत की लड़कियों की अंडर 19 टीम ने कैंडी में मेजबान श्रीलंका को फाइनल में 3-0 से हराकर दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इस जीत के साथ ही दीपा कर्माकर एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई। ब्राजील के पूर्व दिग्गज फुटबॉलरों ने एक चैरिटी मैच में हिस्सा लिया। इस चैरिटी मैच के माध्यम से जो फंड प्राप्त किया गया उसे रियो ग्रैंड डो सुल के बाढ़ पीड़ितों को समर्पित किया गया। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी प्रो लीग के एक सीजन में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। रोनाल्डो ने अल एतिहाद के खिलाफ खेले गए मुकाबले में ये उपलब्धि हासिल की। रोनाल्डो ने मैच में अल नस्र के लिए 2 गोल किए और सीजन का समापन रिकॉर्ड बनाकर किया। मैनचेस्टर यूनाइटेड के फॉरवर्ड एंथनी मार्शल जून के अंत में अपना अनुबंध समाप्त होने पर क्लब छोड़ देंगे। 28 वर्षीय मार्शल 2015 में मोनाको से ओल्ड ट्रैफर्ड आए थे और तब से रेड डेविल्स के लिए 317 मैच में 90 गोल कर चुके हैं। एस्टन विला के मैनेजर उनाई एमरी ने 5 साल के करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इस करार के साथ ही वे 2029 तक क्लब के मैनेजर बने रहेंगे। कोलंबिया की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम आगामी दोस्ताना मुकाबलों से पहले अभ्यास में जुटी हुई है। कोलंबिया को जून के मध्य में अमेरिका और बोलीविया के साथ दोस्ताना मुकाबले खेलने हैं। ब्राजील के वेस्ट हैम यूनाइटेड के मिडफील्डर लुकास पाकेता ने कहा कि वे ब्राजील फुटबॉल संघ के आभारी हैं कि उन्हें कोपा अमेरिका के दल में चुना गया है। इंग्लिश एफए ने पाकेता पर सट्टेबाजी से जुड़े नियमों के उल्लंघन के लिए चार्ज लगाए हुए हैं। प्रीमियर लीग क्लब एवर्टन ने कहा है कि क्लब के भावी मालिक 777 पार्टनर्स के साथ उनका करार रद्द हो गया है। अमेरिका की प्राइवेट इक्विटी फर्म शुक्रवार की समय सीमा तक अधिग्रहण पूरा नहीं कर सकी। माइक टायसन और जेक पॉल के बीच होने वाली बहुप्रतीक्षित फाइट अब 20 जुलाई के बजाय आगे बढ़ा दी गई है। टायसन की अल्सर की समस्या फिर से बढ़ गई है, जिसके चलते फाइट की तारीख आगे बढ़ाई गई है। फ्रांस के सुरक्षा बलों ने पेरिस ओलंपिक के दौरान फुटबॉल स्टेडियम पर आक्रमण की योजना बनाने के मामले में एक 18 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। ओलंपिक से पहले फ्रांस में सुरक्षा व्यवस्था चरम पर है। 2 बार के NBA चैंपियन और बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम के सदस्य बिल वॉल्टन का निधन हो गया। वॉल्टन लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कैंसस सिटी चीफ्स का व्हाइट हाउस में स्वागत किया। कैंसस सिटी चीफ्स ने लगातार दूसरी बार सुपर बाउल जीतने में कामयाबी पाई है। स्पोर्ट्स डेस्क डीडी न्यूज। और वहीं उत्तर प्रदेश में मेरठ के थाना जानी में गंग नहर कावड़ पटरी मार्ग पर एक कार में अचानक आग लग गई। कार में सवार 4 लोग जिंदा जल गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, तब तक कार काफ़ी जल चुकी थी। बताया जा रहा है कि सभी हरिद्वार गंगा स्नान करने जा रहे थे। चारों मृतकों की पहचान नहीं हुई है। बॉडी इस कदर जली हुई है कि चारों को पहचानना मुश्किल हो रहा है। और ईरान समर्थित यमन के हूती समूह ने कहा कि हूती ने लाल सागर और हिंद महासागर में एक अमेरिकी विमानवाहक पोत और एक अमेरिकी विध्वंसक और 3 जहाज़ों को निशाना बनाकर 6 अभियान चलाए हैं। ईरान समर्थित समूह के सैन्य प्रवक्ता यामा सारी ने इसकी जानकारी दी। समूह ने लाल सागर के उत्तर में अमेरिकी विमानवाहक पोत आइजन हावर को कई मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया।
यामा सारी ने कहा कि ये पिछले 24 घंटों के दौरान वाहक के खिलाफ दूसरा लक्ष्यीकरण अभियान था। और दक्षिणी जर्मनी में आई बाढ़ में भारी क्षति हुई है। बवेरियन राज्य के प्रीमियर मार्क्स सोइडर ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। एक लिखित बयान में जर्मन आंतरिक मंत्री नैन्सी फेसर ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में कार्य कर रहे दल को धन्यवाद दिया और कहा कि 520 से अधिक सदस्यों को दक्षिणी जर्मनी में लोगों की सहायता करने के लिए तैनात किया गया। नैन्सी फेसर ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से अपील की कि वे अधिकारियों द्वारा जारी किए गए चेतावनी संदेश को गंभीरता से लें। और गाजा में युद्ध विराम को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 3 चरणों वाला युद्ध विराम का नया प्रस्ताव पेश किया है। बाइडेन के अनुसार इसे इजराइल ने ही तैयार किया है, लेकिन इस बीच एक बार फिर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक संदेश जारी किया और उसमें कहा कि गाजा युद्ध तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि हमास की शासन करने और युद्ध के सभी लक्ष्य हासिल नहीं हो जाते, जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के शांति प्रस्ताव पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बताया था कि इजराइल ने एक नया शांति रोड मैप पेश किया है। जो बाइडेन ने युद्ध विराम के प्रस्ताव को पेश करते हुए कहा कि हमें युद्ध विराम को लेकर प्रारंभिक तौर पर हमास से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। दक्षिण अफ्रीका में ऐतिहासिक चुनाव परिणाम में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को संसद में बहुमत नहीं मिला। ANC पार्टी ने 30 साल में पहली बार बहुमत गंवा दिया। इसी के साथ राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के फिर से पद पर काबिज होने की संभावनाओं को तगड़ा झटका लगा है। लगभग 99% वोटों की गिनती हो चुकी है। इसमें ANC को सिर्फ 40% वोट ही मिले हैं। चुनाव आयोग द्वारा अंतिम परिणाम अब भी औपचारिक रूप से घोषित किए जाने बाकी हैं। और वहीं आज मैक्सिको में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होना है। राष्ट्रपति पद के 2 मुख्य उम्मीदवार मैक्सिको सिटी की पूर्व मेयर क्लाउडिया शेनबाम और पूर्व सीनेटर तथा प्रौद्योगिकी उद्यमी जोकिटल गैल्वेज हैं। शेनबाम वर्तमान राष्ट्रपति एंड्रेस मानुअल लोपेज ओब्रेडोर की मोरेना पार्टी की उम्मीदवार हैं और जिसकी स्थापना 2011 में की गई थी, जो ग्रीन पार्टी के साथ गठबंधन में है। वहीं गैल्वेज क्रांतिकारी संस्थागत पार्टी, नेशनल एक्शन पार्टी और डेमोक्रेटिक क्रांति पार्टी के उम्मीदवार हैं। साथ ही तीसरे उम्मीदवार सिटीजन्स मूवमेंट के जॉर्ज अल्वारेज मैनेज हैं। इसके अलावा 128 सीनेटरों, 500 कांग्रेस सदस्यों और मेयर सहित 20,000 स्थानीय सरकारी नौकरियों के लिए भी एक साथ चुनाव हो रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।